22 जीके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास। अब बिहार का इतिहास है तो हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे बिहार के इतिहास को। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तो इसी तरह हम लोग बिहार के इतिहास को भी 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला होगा प्राचीन बिहार का इतिहास, और दूसरा होगा मध्यकालीन बिहार का इतिहास, और तीसरा होगा आधुनिक बिहार। आधुनिक बिहार। अब देखिए, प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको 3 भागों में बांटते हैं। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू प्राचीन बिहार के इतिहास से करेंगे। तो प्राचीन बिहार का इतिहास जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि हमारा जो इतिहास शुरू होता है पाषाण काल से शुरू होता है। पाषाण काल के बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे, फिर वैदिक काल पढ़ते होंगे, बौद्ध जैन पढ़ते होंगे। तो इसी तरह इसी क्रम में ये भी शुरुआत होता है, ठीक है। तो प्राचीन बिहार का जो इतिहास होता है कब से शुरू होता है और कहाँ पे माना जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो माना जाता है कि प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसको जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो ये प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। माना जाता है कि इस काल में यहाँ पे मानव सभ्यता का विकास हुआ, और उसके बाद बात आती है बिहार का प्राचीन काल में वर्णन कहाँ पे मिलता है। बिहार का प्राचीन समय में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? किसका? बिहार का। जो हम लोग वही पढ़ेंगे जो आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, वो 2 महाग्रंथों में मिलता है। जैसे कि रामायण हो गया, रामायण, और दूसरा महाभारत हो गया। रामायण में प्राचीन बिहार के बारे में बताया गया है और महाभारत में भी प्राचीन बिहार के बारे में बताया गया। अब बात आती है दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दूसरा साक्ष्य यहाँ से हमें, देखिए ये जो बता रहा हूँ मैं, ये आपका ऐतिहासिक स्रोत है या साहित्यिक स्रोत, इसको मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उल्लेख, आप बौद्ध के बारे में जानते होंगे। जो बौद्ध को ये यदि पढ़े होंगे तो उसमें अंगुत्तर निकाय की बात किया जाता है। जो अंगुत्तर निकाय देखते हैं तो उसमें भी प्राचीन बिहार के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रथम तो यहाँ से। दूसरा, जैसे में जो यदि साहित्यिक या ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो
साहित्यिक स्रोत में जैसे हो गया शतपथ, ब्राह्मण की बात आती है, फिर उसके बाद अंगुत्तर निकाय की बात आती है, फिर उसके बाद आपका दिग् निकाय के बारे में, दिग् निकाय में इसका उल्लेख बिहार का किया गया है, दिग् निकाय में। तो आपको शतपथ ब्राह्मण और अंगुत्तर निकाय और दिग् निकाय और बौद्ध की जो रचना है विनय पिटक, बौद्ध की जो रचना है विनय पिटक और जैन की रचना में भगवती सूत्र में भी प्राचीन बिहार के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हम लोग मुझे बताना चाहिए यहाँ पे ये कि प्राचीन इतिहास को भी हम लोग दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। एक जैसे प्राचीन बिहार के स्रोत, यदि स्रोत की बात करें तो इसको दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पूरा तात्विक स्रोत और दूसरा की बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। यदि हम पूरा तात्विक स्रोत की बात करें, जैसे ये तो बता दिया मैं जो साहित्यिक स्रोत में प्राचीन बिहार के बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है, तो पहला रामायण से मिलती है, दूसरा महाभारत से, और इसी साहित्यिक स्रोत में शतपथ ब्राह्मण में भी प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलती है, दिग् निकाय में भी मिलती है, और उसके बाद बौद्ध की जो रचनाएं हैं उनमें विनय पिटक में भी इसके बारे में जानकारी मिलता है, और जैन की जो रचना भगवती सूत्र में, यहाँ पे भी प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। अब जैसे कि इसको मुझे शुरू में ही बताना चाहिए था, लेकिन मैंने लास्ट में बता रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये जितना भी बताया मैं ये साहित्यिक स्रोत में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे पूरा तात्विक स्रोत में क्या होता है, जो खुदाई के माध्यम से मिलती है, जो भी वस्तु में, जैसे हल है, कुदाल है, फावड़ा है, ये सब जब खुदाई होती है धरती की या ऐतिहासिक जगहों की जब खुदाई होती है, तो वहाँ पे जो भी सामग्री मिलती है उसको हम पूरा तात्विक स्रोत में रख देते हैं। ठीक है, पूरा तात्विक साक्ष्य में रख देते हैं। जैसे में आपका हल हो गया, कुदाल हो गया, और उसके बाद आपका जो बिल्डिंगें थी, मतलब घर थे, और वहाँ से जो मानव कंकाल जो मिलता है, और उसके बाद कुछ पत्र भी मिलते हैं, जैसे ताम्रपत्र हो गया। ये सब की जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, पूरा तात्विक स्रोत में। ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत में ताम्र पत्र। अब एक चीज से और बिहार की जानकारी मिलती है, जो कि विदेशी जो विदेशी आए, विदेशी स्रोत। अब विदेशी स्रोत में जैसे आप पूरा तात्विक स्रोत तो जाने गए, जो खनन जब खोदा जाता है उसमें जो भी सामान मिलती है, जो भी सामग्री मिलती है, उसी के आधार पे व्याख्या किया जाता है।
और साहित्यिक स्रोत में तो मैं आपको बता ही दिया, रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है बिहार का, और महाभारत में भी मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण में भी, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, और बौद्ध द्वारा जो बौद्ध रचनाओं में विनय पिटक, और जैन रचनाओं में भगवती सूत्र के में भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और पूरा तात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें मैं बताया आपको कि खनन में जो भी सामग्री मिलती है उसी के आधार पे हम बिहार का, जो प्राचीन बिहार का है, उसका हम लोग व्याख्या करते हैं। अब विदेशी स्रोत में, अब विदेशी स्रोत में आप लोग को पता ही होगा कि जो आया होगा, जैसे वेनसांग आया, तो वेनसांग जब आया तो कुछ लिखा होगा बिहार के बारे में, कुछ बताया होगा, वही इसके बताया जाता है कि विदेशी जो स्रोत है, जो आए उनके जो लिखे उसका जो स्रोत है उसमें भी बिहार की जानकारी मिलती है। तो जब हम विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा तात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम लोग प्राचीन बिहार का पूरी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, आपको बताया कि जो प्राचीन बिहार का जो इतिहास है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तो इसको प्राचीन बिहार के इतिहास का 3 साक्ष्य है, वो है पूरा तात्विक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में ये सारी चीज़ें बता दिया, और विदेशी स्रोत में जैसे कि जो भी यात्री आए वो अपना जो भी किताब उताब लिखे उसमें भी प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम प्राचीन बिहार को 5 से 6 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। 5 से 6 तरीका कौन होगा, इसमें प्राचीन बिहार को हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए, 5 से 6 भागों में बांटेंगे इसको। पहला जो होगा पूर्व प्रस्तर युग। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कब, 1 लाख ईसा पूर्व में शुरू होती है। 1 लाख ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो इसके साक्ष्य हैं, जो इसके साक्ष्य की बात करें, इसमें इसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है पूर्व प्रस्तर युग का, तो साक्ष्य के बारे में बात करेंगे, साक्ष्य के बारे में, ठीक है। साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो और क्या क्या मिलता है, जैसे फाल हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, और आपका चाक हो गया, खुरपी हो गया, रजरप्पा हो गया, चाक, खुरपी, रजरप्पा, ये चीज़ें कहाँ से मिली, ये चीज़ें कहाँ से मिली, तो वो आपका सिंह भूमि या हजारीबाग से मिली। सिंह भूमि और हजारीबाग से। इसको एक नाम से और से जाना जाता है, सिंह भूमि। ये संजय घाटी से भी ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे में फाल है, कुल्हाड़ी है, चाक है, खुरपी है, रजरप्पा है, तो ये संजय घाटी, हजारीबाग और सिंह भूमि से ये सारे प्रमाण प्रत्यक्ष मिले हैं। किसका,
पूर्व प्रस्तर युग का। पूर्व प्रस्तर युग कब शुरू होता है? तो 1 लाख ईसा पूर्व में शुरू होता है। अब इसके बाद जो सेकेंड आता है वो आता है मध्य प्रस्तर युग। इसकी शुरुआत 1 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो इसका साक्ष्य है, साक्ष्य कहाँ पे मिलता है और क्या क्या मिलता है? एक तो क्या मिलता है इसके बारे में जानेंगे, दूसरा कहाँ मिला है ये जानेंगे। ठीक है, यही 2 चीज़ महत्वपूर्ण होता है। और कहीं भी प्रश्न यही पूछा जाता है कि सिंह भूमि में जैसे पूछ लेगा फाल किस युग में मिला, तो वो पूर्व प्रस्तर युग में मिला। कहाँ से मिला? तो सिंह भूमि या हजारीबाग या संजय घाटी से जब खुदाई हुई, खुदाई के दौरान फाल, कुल्हाड़ी, चाक, खुरपी और रजरप्पा मिला। तो यहाँ पे जो पूर्व प्रस्तर युग है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो जो इसका साक्ष्य है, इसका साक्ष्य जो है आपका मुंगेर, वर्तमान में जो मुंगेर जिला है वहाँ पे जो मुंगेर और क्या मिला है? तो तेज धार वाली औजार मिला है। और इसके बाद तेज धार वाली औजार तो मिला ही है, साथ में जो नुकीली, जैसे में वो जब उस समय आखेट ओखेट करते थे, प्राचीन काल में जो मनुष्य थे आखेट ओखेट करते थे, तो उस वक्त जानवरों को मारने के लिए एक नोकीली सी धारदार हथियार के यूज करते थे, जो कि पत्थर का बना होता था। तो नुकीली वस्तु भी मिली है। ये नोकीली वस्तु कहाँ से मिली है और तेज धार वाली वस्तु में कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मुंगेर में। कहाँ पे मिली है? मुंगेर में। किस काल में मिली है? तो मध्य प्रस्तर युग में मिली है। और देखिए थोड़ा सा पूर्व जो प्रस्तर युग है इसके साक्ष्य जो हैं गया में भी मिलते हैं, गया में भी मिलते हैं। और उसके बाद आपका राजगीर में भी इसका प्रमाण मिलता है। राजगीर हो गया, मुंगेर हो गया, राजगीर या नालंदा और मुंगेर में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब तीसरा आगे आता है। अब पूर्व प्रस्तर युग हो गया, मध्य प्रस्तर युग हो गया। अब तीसरा जो आता है वो नव प्रस्तर युग आता है। नव प्रस्तर युग कब से कब तक चलता है? तो आप साफ तरीके से देख लिए होंगे कि 40,000 ईसा पूर्व से शुरू होगा, 40,000 ईसा पूर्व से शुरू होगा। कब तक चलेगा? तो ये आपका चलेगा 900 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक चलेगा? 900 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक है, 900 ईसा पूर्व तक चलेगा। अब ये पहली बात आती है कि ये नव प्रस्तर युग के जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और क्या मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये जो मिली है आपको सारण जिला और वैशाली में इसके साक्ष्य जो हैं मिले हैं। सारण और
वैशाली, वैशाली में इसके साक्ष्य मिले हैं। और क्या क्या मिला है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पत्थर की हड्डियों के बने हैं, पत्थर के औजार और हड्डियों के बने औजार मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, पत्थर की बनी हुई चीज़ें तो आपको मध्य प्रस्तर युग में भी मिल जाएगा और पूर्व प्रस्तर युग में भी मिल जाएगा, लेकिन जो हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं ना वो नव प्रस्तर युग से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? तो सारण और वैशाली में मिलते हैं। ठीक है, सारण और वैशाली में। अब जो अगला आता है वो आता है आपका ताम्र प्रस्तर युग। ताम्र प्रस्तर युग। इसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक चलती है। 900 ईसा पूर्व तक चलती है। अब इसमें इसका जो साक्ष्य है, साक्ष्य कहाँ से और क्या मिला है, ठीक है, कहाँ से मिला है इसके बारे में आपको, जैसे ये भी जो ताम्र प्रस्तर युग है यहाँ पे ये भी सारण में और वैशाली में, गया में और मनेर ताराडी एक जगह है वो भी गया में ही, वहाँ ही मिला है साक्ष्य। जैसे गया और मनेर तारा डी, ये भी कहाँ पे जगह है? तो ये भी है गया में। ठीक है, यहाँ से ये इनके साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? तो जो मृदभांड, जो मिट्टियों के बने हुए बर्तन थे, वो कहाँ से मिलता है? तो सारण से, गया से, और मनेर एक जगह है, मनेर ताराडी, वो कहाँ पे है? गया में है। वहाँ पे लाल मृदभांड पाए गए हैं। कौन से मृदभांड? लाल और काले दोनों पाए गए हैं। लाल और काले, लाल और काले मृदभांड पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? तो वो आपका गया, सारण में मिला है। ठीक है, और अगला जो युग शुरू होता है वो शुरू होता है ताम्र प्रस्तर युग के बाद आपका वैदिक युग आता है। वैदिक युग भी आपको पता ही होगा कब से कब, और जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो ये वैदिक काल से तो शुरू होता माना ही जाता है, लेकिन जो कहा जाए विकसित अवस्था में इसके जो साक्ष्य मिलने लगे तो ये उत्तर वैदिक काल में मिला। जो बिहार में जो साक्ष्य मिलते हैं वैदिक युग के नहीं मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल के मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा अगला जो आता है इसके बाद, वैदिक युग के बाद अगला जो काल आता है वो महाजनपद काल आता है। कौन सा काल आता है? महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल को हम लोग, और वैदिक युग का
जो काल होगा, वैदिक युग का जो काल होगा और महाजनपद काल का, हम लोग इसको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे और इसको भी एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग यदि इस समय पढ़ रहे होंगे तो एक चीज़ जरूर मिलती है, वो मिलती है प्राचीन बिहार में। यदि बिहार में बात करें तो आपसे प्रश्न पूछ ले कोई भी, या जब भी पेपर होगा तो उसमें पूछ ले कि प्राचीन बिहार की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका उत्तर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, हड्डियों का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार में, ठीक है, बिहार में हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला? और तीसरा प्रश्न ये होगा कि हमें जो लाल और काले मृदभांड कहाँ से मिला और किस जिले में मिला? ये भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा, तो हम लोग कल जो शुरू करेंगे वो हम लोग इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम लोग अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे वैदिक काल से। कहाँ से? वैदिक काल से के बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो हम लोग वैदिक काल से शुरू करेंगे। कहाँ से? वैदिक काल से शुरू करेंगे। वैसे तो मैं अभी बता सकता था, वैसे ये भी टॉपिक अभी बता सकता था, लेकिन वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जब लंबा हो जाता है तो कुछ लड़के देखने से अवॉइड करते हैं वीडियो को, तो इसीलिए मैं वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब तक पढ़ते रहिए और पूरी जी जान से तैयारी करिए, पूरे लगन से तैयारी करिए, क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा कहीं न कहीं सफल हो, ठीक है। यदि आप लोग सफल होना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए और साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा बहुत हंस लिया करेंगे ना, जो स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है। दिन भर में एक बार ज़रूर हंसा करें आप लोग, और खूब खोल के हंसिए। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हंस लिया। आज की डेट में यार ज़िंदगी इतनी सिमट चुकी है ना, मोबाइल, लैपटॉप, कहा जाए कि ज़िंदगी एक घर में बंद है, और वहीं से आदमी घर में, ये देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, वहीं से घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर है उसके पास। लेकिन आज के डेट में खास करके स्टूडेंटों को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हमें इनमें से क्या देखना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि दिन भर गेम खेलने से, पबजी खेलने से काम नहीं चलने वाला है। पबजी नहीं खेलना है। यदि पबजी खेलते रहोगे तो ऐसे ही ज़िंदगी निकलती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब आधी ज़िंदगी निकल गई, ठीक है।
तो पबजी मत खेलो, पढ़ाई करो और जो भी पूछा जाता है उसका उत्तर दिया करो, ठीक है। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए। और हाँ, आप लोग ये जो समय चल रहा है, ये जुलाई का समय है, तो इस समय आप लोग समझ रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो एक पेड़ ज़रूर लगाया करें। वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से और हमारे नेचर की दृष्टि से, जहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसका यदि हम लोग उसका दोहन करते हैं तो उसका संरक्षण भी तो हम ही लोग करेंगे, अदरवाइज ऊपर वाला उसका हिसाब बराबर कर देगा, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।